हाय एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आप डायग्राम में जैसे देख सकते हो, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें जो रिवॉल्व कर रहा है ये आपका इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और प्रोटॉन जो ग्रीन कलर का पॉजिटिव में है वो प्रोटॉन्स हो गया, और न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग ये जानते हैं, जब हम लोग एक एटम की बात करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। उसमें प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है। ठीक है। और हम लोग और क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है डिस्कवर किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी था वो किया गया था जे जे थॉम्सन द्वारा। ठीक है, जे जे थॉम्सन। थॉम्सन। प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? तो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, GOLDSTEIN। और न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। अब हम लोग एटम का ये जो सब पार्टिकल्स है उसके बारे में तो जान गए। अब हम लोग अगर एक डायग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, और ये तीसरा वाला शेल। ठीक है। अब देखो, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस में हमको पता है क्या क्या रहता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है। और जो रिवॉल्व करता है वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डायग्राम के हेल्प से। अब देखो, यहाँ पे पहले वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? दो। इसके बाद कितना रहेगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। और दूसरे वाले में भी एक, दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करके चलते हैं, अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं तो हम इससे पता कर सकते हैं क्या? हम इससे ये पता कर सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या क्या होगा। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है अब ये जानते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को सबसे पहले हम किससे डिनोट करते हैं? हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड को। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, इन एन एटम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हमको ये पता चल गया कि एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Z इक्वल्स टू P होता है। और वो E होगा तब होगा जब एटम जो है, एटम जो है न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं हो। ठीक है। इसी तरह मास नंबर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ठीक है। तो मास नंबर होता है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, उसके सम का जो वैल्यू निकलता है वो उस एटम का मास नंबर होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं एक एलिमेंट, एलिमेंट का नाम ले लेते हैं जैसे कि सोडियम। तो सोडियम का कितना होता है? सोडियम को Na, इसमें हो गया तुम्हारा Na का एटॉमिक नंबर 11, और इसका मास नंबर कितना होता है? 23। ठीक है। तो ए से ए इसका क्या हो गया? 23। जेड क्या हो गया इसका? 11। अगर तुमसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछे तो क्या लिखोगे? 2, 8, 1। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला शेल है, जो सबसे पहला शेल है इसको के बोलते हैं, ये एल, उसी तरह एम, और ये आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था 2n²। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको जानना है दूसरे वाले ऑर्बिट में,
दूसरे वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 इंटू एन का वैल्यू 2 रखेंगे और इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 टू द 4, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नीचे में, तो यहाँ पे अगर 11 है तो 2 रखा, सबसे पहले वाले शेल में 2 रहता है, उसके बाद 8, उसके बाद बचा, तो ये 1 हो गया यहाँ पे लास्ट वाले शेल में। अब यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि लास्ट वाले शेल को क्या कहते हैं, लास्ट वाले शेल को हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, लास्ट वाले से जस्ट पहले वाले शेल को हम लोग क्या कहेंगे, लास्ट वाले से जस्ट पहले वाले शेल को हम लोग कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, और क्या देखना है, देखते जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब हमको एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चल गया, तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो मेटल होगा, मेटल क्यों होगा, क्योंकि अगर इफ वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में 1,2,3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो मेटल का दर्जा ले लेता है। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह अगर आप दूसरे वाले को कंसिडर करो, क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और 35 होता है। ठीक है, तो अगर 17 और 35 है तो आप यहाँ पे देखो इसका मास नंबर कितना होगा, इसका मास नंबर 35 हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर 17 हो गया, और यहाँ पे आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो ये हो गया आपका 2,8,7। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये आपका नन मेटल हो जाएगा। नन मेटल क्यों होगा, नन मेटल इसलिए होगा क्योंकि इसमें इफ बैलेंस, शॉर्टकट में लिख रहा शेल कंटेन 5,6,7। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर हमको कोई भी मेटल का या फिर कोई भी एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, उस एक्स एलिमेंट का फॉर एग्जांपल मान लो एटॉमिक नंबर 15 है और मास नंबर 31 है। ठीक है, अब मुझे इसका पता करना है कि इसका ग्रुप क्या है और इसका पीरियड क्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखो, ग्रुप जानने के लिए क्या करेंगे, ग्रुप में हमको क्या करना है, देखो पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। Z, Z क्या है 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2, 8 और 5। ठीक है, अब आप लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखो, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 से ज्यादा है तो उसमें क्या करो, 10 ऐड कर दो, 10 प्लस 5 कर दो, तो क्या आया 15। ये कौन से ग्रुप का हो गया, ये ग्रुप 15 का हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर आपको इसका, मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, अगर ये 2, 8, 5 है तो आप देखो इसमें शेल कितना है, ये पहला शेल हो गया। ठीक है, ये दूसरा शेल हो गया और तीसरा शेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो जब इस तरीके का रहे तो आप इसमें नंबर ऑफ शेल्स काउंट करो, पीरियड में क्या करना है आपको, नंबर ऑफ शेल्स काउंट करना है। ठीक है, तो इसमें 3 शेल है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा आपका 3। ठीक है, उसी तरह कोई दूसरा एलिमेंट का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ सोडियम, सोडियम है ना, तो सोडियम ले लो, मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है, 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट में कितना है, लास्ट में जब नोटिस करोगे तो 2 ही है, तो अगर वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ग्रुप वही हो जाता है। ठीक है, ग्रुप क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, मतलब अगर 1 है तो 1 हो गया, इसमें 2 है तो ग्रुप भी इसमें 2 हो गया। ठीक है, पीरियड में वैसे ही जाना है, पीरियड के लिए आपको नंबर ऑफ शेल्स काउंट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स कितना है, इसमें 3 है तो पीरियड हो जाएगा 3। देखो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, जितना आपको इसमें ऑर्बिट्स बनाना पड़ रहा है उतना ही आपका पीरियड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1, 2, 3। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन क्या आता है जो आपको एग्जाम में या मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वाइवा या टेस्ट में मिलता है, वो देखो क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जाम्पल एम नाम का कोई एलिमेंट है, ठीक है,
m नाम का कोई एलिमेंट है, उसका मान लो क्लोरीन के साथ, उसका क्लोरीन के साथ फॉर्मूला बन रहा है MCl3। ठीक है, m नाम का कोई एलिमेंट है, उसका क्लोरीन के साथ फॉर्मूला बन रहा है MCl3। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं? हम पता कर सकते हैं m का वैलेंसी। m का वैलेंसी कितना होगा? m का वैलेंसी 3 होगा, क्योंकि हमको पता है क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ठीक, उसी तरह हम बोलेंगे अब आप क्या कीजिए, m का फॉर्मूला आप सल्फेट के साथ बनाइए। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या बनेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, m का वैलेंसी कितना है? m का वैलेंसी है 3। सल्फेट का कितना है? सल्फेट का SO4 2 माइनस होता है। आप क्रिस क्रॉस कराओ, जब आप क्रिस क्रॉस कराओगे तो यहाँ आपको मिलेगा M2SO4 पे होल 3। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको m का फॉर्मूला बनाना है कार्बोनेट के साथ, इस बार हमको क्या करना है, कार्बोनेट के साथ बनाना है। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2 माइनस। अब हमको पता है m का वैलेंसी कितना है, 3। कार्बोनेट का कितना है, CO3 2 माइनस। यहाँ पे साइन नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबर लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे और यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा M2CO3 पे होल 3। ठीक है, अब मैं क्या सिखाऊंगा आपको? अब मैं सिखाऊंगा आपको कि किसी भी चीज का वैलेंसी कैसे फाइंड किया जाता है। वैलेंसी फॉर एग्जांपल मान लो N2O है, NO है, NO2 है और N2O5 है। अब इसमें आपको सबका वैलेंसी निकालना है n का। ठीक है, तो पहला वाला देखो, हमको पता है कि ऑक्सीजन ऑक्साइड बनता है आयनिक फॉर्म में, और ऑक्साइड का 2 माइनस होता है। हमको पता नहीं है कि n का कितना है, तो हम मान लेते हैं लेट द वैलेंसी ऑफ n बी x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो, जब तुम इसमें देखोगे तो n कितना है, 2 है, तो 2 लिखा, और n का वैलेंसी मैंने कितना माना, x माना, प्लस यहाँ पे देखो O का कितना है, ऑक्साइड का वो पता है -2। और ओवरऑल, ओवरऑल क्या इस पे कोई चार्ज है? चार्ज नहीं है, तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ इक्वल टू 0 दे दिया मैंने। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2x बराबर 2 और x का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, दूसरा है NO। n का कितना है वैलेंसी, x, प्लस ऑक्साइड का कितना है -2 बराबर 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो इस कंडीशन में n का वैलेंसी कितना हो गया, 2। इसमें कितना था, 1। ठीक है, अब देखो तीसरा NO2 में क्या करेंगे, n का वैलेंसी मैंने x माना। अब इसमें कितना है, ऑक्सीजन तो 2 ठो है। अब मुझे पता है ऑक्साइड का कितना होता है, -2। तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 0 दे दिया। ठीक है, हो गया x इक्वल्स टू 4 हो गया। तो यहाँ पे n का वैलेंसी कितना आ गया, 4, क्योंकि 2 इंटू -4, ये -4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब लास्ट में देखो N2O5 में क्या है, n का मैंने माना था x, n यहाँ पे 2 ठो है, तो 2x प्लस 5 इंटू -2 बराबर क्या करना पड़ेगा मुझे, 0 पे। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 2x -10 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 5। यहाँ पे n का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से हम कोई भी कंपाउंड में किसी का भी वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, और क्या चीज मुझे सिखाना है, मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ये भी बताना है कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल x नाम का एक एलिमेंट है, उसका मान लो आपको यहाँ पे 19 दे दिया और यहाँ पे 39 दे दिया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हमको पता है एटॉमिक नंबर इसका प्रोटॉन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन के बराबर तब होता है जब एटम न्यूट्रल होता है, और वो किसके क्या होगा, 19। एटॉमिक मास क्या होगा, ए। एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे मुझे एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, मुझे एटॉमिक मास दिया है 39। ठीक है, मान लो मुझे निकालना है न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास 39, एटॉमिक नंबर कितना है 19, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ये बन गया। अब कुछ आइडिया मैं दे देता हूँ आपको इसके आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होता है, इसमें वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
Isotopes are the atoms of the same element. Atoms of atoms of same element. Same element हो गया. Having same atomic number, but different mass number. कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं. ठीक है. इसका एग्जाम्पल रहेगा आपका सी ले लो. C6 12, C6 13, C6 14. ठीक है. और इसमें आपको ये ज्यादा अच्छा रहेगा. T14 का काम क्या होता है आप पहले ये जान लो. T14 का काम होता है रेडियो कार्बन डेटिंग में. रेडियो कार्बन डेटिंग होता क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग के हेल्प से आप किसी भी सब्सटेंस का एज पता कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है. अब इससे अच्छा एग्जांपल आप और ये ले लो जो एग्जाम में पूछता है. हाइड्रोजन का 1 1, हाइड्रोजन का 1 2 और हाइड्रोजन का 1 3. ये हो गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. ये पूछ लेगा. प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. ठीक है. ट्रिटियम. अब ड्यूटेरियम से क्या बनता है ये भी पता होना चाहिए. हेवी वाटर बनता है. हेवी वाटर का काम कहाँ होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में. हेवी वाटर काम. इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O. ठीक है. और ट्रिटियम जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो क्या है? ये है आपका रेडियो एक्टिव इन नेचर. ये है आपका रेडियो एक्टिव. ठीक है. रेडियो एक्टिव इन नेचर. ठीक है. और हम लोग क्या देखेंगे? और इस चैप्टर से एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप लोग को फिलहाल इतना है. और इसमें और एक टॉपिक बच गया वो है ट्रेंड्स. ट्रेंड्स आपको जानना है कि ट्रेंड्स क्या हो रहा है. ठीक है. तो जब आप ट्रेंड्स देखोगे तो आप यहाँ पे वैलेंसी का ट्रेंड देखो. वैलेंसी का. तो वैलेंसी का जब ट्रेंड्स देखोगे आप तो यहाँ पे ये हो गया आपका ग्रुप. इधर हो गया आपका पीरियड. तो जब आप डाउन द ग्रुप आते हो ऐसे आ गया आपका क्या? ये हो गया आपका नीचे की तरफ जब आए तो हम बोलेंगे इसको डाउन द ग्रुप. जब आप ऐसे जाओगे तो हम बोलेंगे अक्रॉस द पीरियड. ठीक है. तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी सेम रहता है. ठीक है. जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करता है. फर्स्ट इंक्रीजेस. ठीक है. देन डिक्रीजेस. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां से जब हम इधर की तरफ जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इंक्रीज करते जाता है. तो उससे क्या होगा? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएगा तो पहले में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 ऐसे जाएगा. तो जब वैलेंसी की बात करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4. 5 से क्या हो जाएगा? 3. 6 से क्या हो जाएगा? 2. 7 से 1 और यहाँ 0. तो वही मैंने कहा पहले बढ़ता है उसके बाद फिर घटने लगता है. ठीक है. ओके. और दूसरा ट्रेंड क्या है? मेटेलिक प्रॉपर्टी का. तो देखो मेटेलिक नॉन मेटेलिक एक ही में देख लेंगे. मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी. मेटेलिक कैरेक्टर. ठीक है. ये हो गया डाउन द ग्रुप. ठीक है. ये हो गया अक्रॉस द पीरियड. ठीक है. जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है. मेटेलिक कैरेक्टर जब हम नीचे की तरफ आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा. ठीक है. और जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है एटॉमिक साइज. और दूसरा कारण होता है न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है. अब हम जानेंगे एटॉमिक साइज का क्या होता है. अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर में अगर ये हम जान गए तो अगर नॉन मेटेलिक बोलेंगे तो इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा. नॉन मेटेलिक में इधर की तरफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इंक्रीज करेगा.
और इधर की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ जब आएंगे तो डिक्रीज करेगा। ठीक है। और एक लास्ट है एटॉमिक रेडियस। जब हम एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज की, तो हमको क्या नोटिस करना है, हमको ये देखने को मिल रहा है, जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, मेरा मेरा एटॉमिक साइज घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण है, रीजन क्या है, रीजन है न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स जो है ऐड होते हैं जब हम डाउन द ग्रुप में आते हैं। जब हम नीचे आते हैं, इधर की तरफ आते हैं, तो हर में नंबर ऑफ शेल्स ऐड होने लगते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के बारे में। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास में आप देखो, आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा क्लोरीन का। ठीक है। क्लोरीन का जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 17 है और 35 है। ठीक है। और एक में क्लोरीन में 17 है और 37 है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो जो 35 है वो नेचर में 75% पाया जाता है और जो 37 है वो नेचर में 25% पाया जाता है। तो आप बताइए कि इसका, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो 100% है नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे। जब आप इसको काटोगे, 75 को 25 के टेबल में काटोगे, दोनों को 75 और 25 को, तो रेशियो बैठेगा 3:1। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एटॉमिक मास को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसके एटॉमिक मास को 1 से मल्टीप्लाई करो जो नेचर में प्रेजेंट है। तो देखो मैं कर रहा हूं, 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 बाय टोटल कितना है, 3 प्लस 1 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपको, 4। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 35.5। तो ये एक प्रोसेस है जैसे कि आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वो क्या है कि आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो सेम होता है, ये याद रखना। और इसमें पूछ लेगा रीजन, तो रीजन क्या बताओगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है। और किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करता है। क्यों करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी इसलिए करता है क्योंकि इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो है डिफरेंट है, और फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं ताकि हम लोग चेक कर सके कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप O2 माइनस का, आप O2 माइनस का हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। तो हमको पता है कि O का क्या होता है, O का 8 होता है, तो 2 और 6 हो गया। ठीक है। अब ये 2 माइनस का मतलब क्या, वो 2 इलेक्ट्रॉन और लिया है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 और 8।
और इसमें हम तुमसे पूछेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। उसी तरह अगर हम पूछते हैं कि Na प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो Na का हमको याद है 11 होता है, तो इसका हो गया 2 8 1। जब Na प्लस बना तो Na प्लस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8। और अभी हम तुमसे पूछेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो तुम क्या बोलोगे इसमें 8। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक मान लो एक्स से डिनोट किया है, इस एलिमेंट को एक्स से डिनोट किया गया है। ठीक है। एक्स से डिनोट करने के बाद इसमें ये कह रहा है कि ये एलिमेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2 8 18 8 1। तो अब ये पूछ रहा है कि ये क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, तो हमको साफ पता चल रहा है ये मेटल है। अगर ये मेटल है तो इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी कितना होगा, लास्ट में 1 है तो हम क्या पढ़े 1 हो जाएगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिए मेरे चैनल पे, ताकि मेरा चैनल ग्रो करते रहे और आप लोग का हेल्प कर सके, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको। थैंक यू। Thank you so much and please prepare well for your exam.